हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को समझेंगे कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। हम इसको मेनली बेयर एक्ट से समझेंगे। इस एक्ट को हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे सिलेबस में भी होता है जहाँ पे हम एग्ज़ाम्स देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एक्ट को समझ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको बेयर एक्ट से समझेंगे कि हमारे पास एक ओवरव्यू हो कि इस एक्ट में क्या दिया गया है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मेरी जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। और ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं जहाँ पे हम प्री एज वेल एज मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 7531000390 मेरा नंबर है। और इसकी ड्यूरेशन हमारी 12 मंथ से 13 मंथ्स की रहती है, जहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और इसके अंदर हम अपने सभी मेजर और माइनर एक्ट्स को कवर करते हैं। जितने भी मेजर एक्ट्स हैं, जितने भी हम जैसे CRPC, CPC, माइनर एक्ट जितने भी हैं, सभी को हम कवर करते हैं। और जो भी लोकल लॉज होते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसको हम कवर करते हैं। और आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @kushang के ऊपर। यहाँ पे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और स्टैटिक GK को कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में कंप्लीट की जा सकती है। बाकी आपको फर्दर डिटेल्स के लिए फ़ीस पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है जितनी मार्केट में चार्ज की जाती है। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है, जिस हिसाब से मेहनत की जाती है उस हिसाब से। सो अभी हम आगे चलते हैं। अब समझते हैं अपने इस एक्ट को, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये एक्ट हमें बताता क्या है। तो ये एक्ट हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है और इम्प्रूवमेंट करवाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर्स होते हैं तो उसके लिए भी इस एक्ट को बनाया गया है। अब यहाँ पे इसने स्टॉकहोम की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, उसके बारे में बताया है, जिसके अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1972 की। और उसी के बाद ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए गए थे जहाँ पे हमने अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात की थी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इस एक्ट को बनाया था। अब यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में जैसे बाकी सभी एक्ट्स में होता है, वैसे यहाँ पे भी है कि इस एक्ट का नाम बताया गया है कि इस एक्ट को क्या बोला जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला जाएगा। इसके अलावा ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होगा और ये कब से फोर्स में आएगा, 19 नवंबर 1986 से ये फोर्स के अंदर आएगा। तो ये चीज़ बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है जहाँ पे वो आपसे MCQ में पूछेगा कि हमें इस एक्ट के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है। तो आपको याद रखना है 2A में, मतलब कि सबसे पहली डेफिनेशन ही इसने एनवायरनमेंट की दे रखी है। और इसमें से आपके काफ़ी सारे MCQs और बन जाएंगे। तो इस डेफिनेशन को एक ओवरव्यू अपने माइंड में रखिएगा कि क्या क्या बोलता है। कि एक तो इसके अंदर इंक्लूड होगा एनवायरनमेंट में वाटर, एयर और लैंड। इसके अलावा कोई भी इंटर रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, वाटर, एयर और लैंड में, वो भी इंक्लूड होगा। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स और बाकी लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी, ये सब के सब हमारे क्या होंगे, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगे। ये सभी वर्ड्स अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट होते हैं कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंसेस जो इतनी कंसंट्रेशन में होते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को इंजर कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है, हमने ऊपर पढ़ा, तो उसको अगर वो इंजर कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन कौन से सेक्शन के अंदर हमें दिया गया है। तो 2C के अंदर एनवायरनमेंट पोल्यूशन बताया गया क्या होता है। जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है वो। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा हैंडलिंग वर्ड बहुत बारी हमारे एक्ट के अंदर यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। हैंडलिंग मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो किसी सब्सटेंस के साथ, जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, तो ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, हैंडलिंग वर्ड में इंक्लूड हो जाएंगी। तो हैंडलिंग वर्ड को आप याद रखिएगा। 2D के अंदर ये हमें दिया गया है, लेकिन बाकी पूछता नहीं है कि हैंडलिंग कौन सी डेफिनेशन में दिया गया। हजार्डियस सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंस या जिसकी प्रिपरेशन से उसके केमिकल या साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण या फिर उसकी हैंडलिंग के कारण, हैंडलिंग ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है ह्यूमन बींग्स को या बाकी लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या प्रॉपर्टी को या फिर एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट क्या है, 2A में हमने देखा। तो इनमें से अगर किसी को भी हार्म होगा या हो सकता है इन चीज़ों की वजह से, किसी भी सब्सटेंस की वजह से या उसकी प्रिपरेशन की वजह से, उसकी केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अपने आप में क्या है, हजार्डियस सब्सटेंस है। ऑक्यूपायर कौन होता है, ऑक्यूपायर मतलब जो भी फैक्ट्री या प्रीमाइसिस के अंदर जो भी पर्सन जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके अफेयर्स को या फिर उस प्रीमाइसिस को
मतलब फैक्ट्री को या प्रीमाइसिस को जो कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो प्रीमाइसिस या फैक्ट्री का क्या है, ऑक्यूपायर है। प्रिस्क्राइब मतलब कि जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के अंदर। अब हमारा मेन सेक्शन आता है सेक्शन 3। इसके अंदर हमने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो अब हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो सभी मेजर्स ले सकती है जो भी उसको ठीक लगते हैं, जो भी उसको नेसेसरी एक्सपीडियंट लगते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंट करने के लिए जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई पोल्यूशन फैल रहा है तो उसके लिए। तो ये सारी पावर्स हैं कि इस रिगार्डिंग मेजर्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मेजर्स ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो मेजर्स किस किस तरीके के होंगे वो हमें सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं इस एक्ट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई हैं कि किसी और लॉ के साथ रूल्स बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कोई नेशन वाइड प्रोग्राम पूरा बना के स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड। उससे इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, कोई भी एमिशन या डिस्चार्ज हो रहा है एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें पावर्स हैं। इसी तरीके से बाकी सारी पावर्स हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, तो वो सारी पावर्स, सच मेजर्स किसको दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। प्रोसीजर बना सकते हैं कि क्या क्या सेफगार्ड्स लेने हैं प्रिवेंशन करने के लिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो। प्रोसीजर दे रखा है ताकि हम हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस कैसे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें बता रखी है, इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ सबसेक्शन 3 के अंदर बता रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको ठीक लगता है, नेसेसरी लगता है, एक्सपीडियंट लगता है, तो वो ऑफिशियल गजट में निकाल के पब्लिश कर सकते हैं किस चीज़ को, एक अथॉरिटी बनाने के लिए कि हम इस चीज़ के लिए एक अथॉरिटी बना रहे हैं, अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, जो भी नाम उनको ठीक लगता है उस नाम से। और इस तरीके की एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड काम करेगी। तो ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है और उनकी पावर्स बता सकती है, फंक्शन बता सकती है कि वो क्या करेंगे। तो जो भी चीज़ें हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में बता रखी हैं उसको तो हमें देखना ही देखना है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को, उनको ऐसी डेजिग्नेशन के साथ जो भी उनको ठीक लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के पर्पस के लिए, ताकि जो भी काम इस एक्ट के अंदर करने हैं, जो भी फंक्शंस इनके करने हैं, वो सारे उनको दे के, उन ऑफिसर्स को वो पावर दे के। तो इस तरीके की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है। अब ये जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे सबसेक्शन 1 के अंदर, ये किसी कंट्रोल के अंदर होंगे, जनरल कंट्रोल और डायरेक्शंस के अंदर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी बातें बोलेंगे वो इनको माननी पड़ेंगी। और अगर और कोई चीज़ बोली जाती है तो उस गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ के अंडर के भी कंट्रोल के अंदर ये आ जाएंगे। जैसे बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी जो यहाँ पे बनी है कि इसके कंट्रोल में आप काम करोगे, तो उसके कंट्रोल में भी ये ऑफिसर्स आ जाएंगे। इसके अलावा पावर की बात की गई है, डायरेक्शंस देने की पावर बोली गई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में in exercise of its powers and performance of function under this act issue directions in writing to any person। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी पर्सन को, ऑफिसर को या अथॉरिटी को किस चीज़ से रिलेटेड जो भी उसको ठीक लगते हैं इस एक्ट के फंक्शंस या पावर्स को पूरा करने के लिए। और वो जो पर्सन जिसको ये डायरेक्शन दी गई है उसको ये पूरे करने ही करने होंगे, उसको कंप्लाई करने ही करना होगा, वो बाउंड होगा इस चीज़ से। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, जो कि सेक्शन 3 के अंदर बातें बोली गई सारी हमने पढ़ी थी ना सब सेक्शन 2 में। तो वहाँ उससे रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है कि वो बना सकती है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बता रखा है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी, सॉइल, वेरियस एरियाज़, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इनसे रिलेटेड वो रूल्स बना सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने सेक्शन 7 के अंदर बोला है पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स। तो जो भी इंचार्ज होंगे, मतलब कि जो भी उस इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को करवा रहे होंगे, पर्सन कैरी कर रहे होंगे इस चीज़ को, वो अलाउ नहीं करेंगे क्या चीज़ की एनवायरमेंट पोल्यूटेंट जो है उनके उस प्रोसेस से जो भी वो हैंडलिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो भी एमिशन या डिस्चार्ज हो रहा है एनवायरमेंट पोल्यूटेंट का एक एक्सेस लिमिट से ज़्यादा ना हो, जो कि स्टैंडर्ड्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है। सेक्शन 7 में ये बोलता है। सेक्शन 8 बोलता है कि जो भी पर्सन क्या कर रहा है, हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडलिंग कर रहा है, तो उसको जो भी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है उनको फॉलो करना होगा। तो ये चीज़ सेक्शन 8 के अंदर बताई है। सेक्शन 9 बताता है कि इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अथॉरिटीज़ को या एजेंसीज़ को देनी होगी
किसी सर्टेन केसेस के अंदर, तो वो बता रखा है कि कब कब देनी होगी, जहाँ पे भी जो डिस्चार्ज ऑफ एन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट इज़ इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, की जो भी प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड बताए गए हैं कि इतना होना चाहिए और उससे एक्सेस में होते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन, या ऐसे एप्रीहेंड होता है कि हो सकते हैं, तो ऐसी केस के अंदर जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो भी जिसके भी यहाँ से इस तरीके के एक्सेस में होगा, उसको इंटीमेट करना होगा अथॉरिटीज़ को कि मेरे यहाँ से ये एक्सेस में हुआ है या हो सकता है, और वो क्या किस चीज़ के लिए बाउंड होगा कि वो उसको प्रिवेंट करे कि ये जो एक्सेस में हो रहा है, या मिटिगेट करे, कम से कम हो एनवायरनमेंट पोल्यूशन इस कारण से। और यहाँ पे क्या इंटीमेट किया जाएगा कि इस तरीके की चीज़ हो गई है या हो सकती है, be bound if called upon to render all assistance if to such authorities or agencies as may be prescribed। और ये जो पर्सन जिसके यहाँ से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा वो बाउंड होगा इस अथॉरिटीज़ को क्या करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए कि इस पूरी तरीके से हेल्प करे ताकि ये जो इसको मिटिगेट कर सके या प्रिवेंट कर सके। अब जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी अथॉरिटीज़ को कि भाई ऐसा एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है या एप्रीहेंशन है इस तरीके की होने की, तो वो क्या करेंगे, जो अथॉरिटीज़ या एजेंसीज हैं जो सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखी हैं, एज अर्ली एज प्रैक्टिसेबल कॉजेज सच रेमेडियल मेजर्स, तो वो क्या करेंगे, रेमेडियल मेजर्स लेंगे जो भी ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं इसको प्रिवेंट या मिटिगेट करने के लिए। और इसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन पे करेगा, ये जो पर्सन जिसके यहाँ से एनवायरमेंट पोल्यूशन होने वाला है या हुआ है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे वो पे करेगा। और अगर वो पे नहीं करता तो किस तरीके से उससे रिकवर किए जाएंगे, जैसे लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है, तो उस तरीके से जैसे एक नॉर्मल पर्सन के, तो उस तरीके से इसको रिकवर किया जाएगा। अब यहाँ पे पावर भी दे रखी है कि एंट्री एंड इंस्पेक्शन की एंटर कर सकते हैं किसी प्लेस पे और इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पावर दे रखी है। ये जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बिहाफ पे इलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं इनके द्वारा, इनके पास ये राइट है कि वो एंटर कर सकते हैं रीजनेबल टाइम पे। अब ये नहीं कि रात को 2 बजे 3 बजे एंटर कर रहे हैं, और अगर वो भी ज़रूरी है, रीजनेबल टाइम वो भी है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि क्यों वो रीजनेबल टाइम है, तो वो फिर उस प्लेस पे एंटर कर सकते हैं अगर उनको ठीक लगता है। और वो प्लेस कोई भी प्लेस हो सकती है, किस चीज़ के लिए, जो भी फंक्शंस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले हैं, इंटरेस्ट किया, उनको पूरा करने के लिए। और फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एंड इफ सो इन व्हाट मैनर एनी सच फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म और वेदर इन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर इन और एनी नोटिस और डायरेक्शन अथॉरिटीज सर्व मेड गिवन और ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट बीइंग और कंप्लाइड विद। तो मतलब कि इस एक्ट के अंदर जो भी उनको फंक्शंस दिए गए हैं, पावर्स दी गई हैं, उनको पूरा करने के लिए। वही चीज़ें कह रहा है कि किस पर्पज़ के लिए, एग्जामिनिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट को, इंडस्ट्रियल प्लांट को, जहाँ पे भी उनको क्या है कि रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर हो सकता है या हुआ है, तो इस चीज़ के लिए उनके पास ये पावर है कि वो कहीं पे भी किसी भी प्लेस में एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ उनको सीज़ करनी है, कोई भी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसको वो सीज़ कर सकते हैं और उसके बाद उससे सैंपल ले सकते हैं। तो भी ये बात आगे भी आएगी, तो ये सारी उनको पावर्स दी गई हैं। तो जो भी पर्सन every person carrying on any industry operation or process of handling any hazardous substance, अब अगर कोई भी पर्सन इस तरीके का काम कर रहा है, किसी hazardous substance को हैंडल कर रहा है, shall bound to render all assistance, अब ये भी अपनी पूरी असिस्टेंस देगा इन पर्सनस को जिनको एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने फंक्शंस करने के लिए इस एक्ट के अंदर, तो उनको ये पूरी असिस्टेंस देगा, पूरी हेल्प देगा बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के। और अगर उसके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है तो फिर वो एक्सक्यूज़ अपना बताएगा, और अगर वो इस तरीके का एक्सक्यूज़ मतलब बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के, रीज़नेबल कॉज के नहीं हेल्प करता, तो वो गिल्टी होगा इस एक्ट के अंदर। और इसी तरीके से अगर कोई पर्सन विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करता है या डिले करता है, किस चीज़ के लिए, इसी तरीके के पर्सन्स को हेल्प करने के लिए जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अपने फंक्शंस करने में, तो वो भी बोला जाएगा कि उसने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है। इसी तरीके से जो सीआरपीसी के प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल होंगे, और जहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि असम के कुछ ट्राइबल एरियाज़ में, नागालैंड में, तो वहाँ के जो भी स्पेसिफिक लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब ये जम्मू कश्मीर पे तो सीआरपीसी भी एप्लीकेबल होता है, तो ये बात रहेगी नहीं। तो जिस तरीके से सीआरपीसी में सर्च सीजर किया जाता है, वारंट इशू किए जाते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे, जैसे सेक्शन 94 और वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा पावर दी गई है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, क्या कि वो उनके पास ये पावर है कि वो सैंपल ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होगा सैंपल लेने का, कोई भी जहाँ पे उनको लगता है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है किसी भी एयर, वाटर, सॉइल के अंदर, तो ये पावर दी गई है। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर उनके जो ऑफिसर है जिनको एम्पावर किया गया है, उनके पास क्या पावर है कि इस पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए, एनालाइज करने के लिए सैंपल ले सकते हैं वो एयर का, वाटर का, सॉइल का या किसी और सब्सटेंस का, कहाँ से, फैक्ट्री में से, प्रीमाइसिस में से, अदर प्लेस में से, जो भी उनको प्रेस्क्राइब की गई है। अब ये जो
सैंपल लिया गया जिसको एनालाइज किया जाएगा। अगर इसको आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज़ करना है एज अ एविडेंस, तो उसके लिए आपको सबसेक्शन 4 की जो भी कंडीशंस है, सबसेक्शन 3 की जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे एज अ एविडेंस। अब वो क्या क्या कंडीशंस है, बहुत सिंपल सी कंडीशंस है। क्या क्या बता रखा है इसने, सबसे पहले बोलता है कि जो भी ऑक्यूपायर होगा या एजेंट होगा जो जिस जगह पर आपने जाके सैंपल लेना है, आप उसको एक नोटिस दोगे कि हम यहाँ से सैंपल लेने के लिए आ रहे हैं और हमारी इंटेंशन है कि जो हम सैंपल लेंगे उसको एनालाइज करेंगे। जब सैंपल लिया जाएगा तो जो ऑक्यूपायर है उस जगह का या उसका जो एजेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जब सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद जो भी सैंपल होगा उसको एक कंटेनर में रखा जाएगा, उसके ऊपर मार्क लगाया जाएगा, उसको सील किया जाएगा, उसके ऊपर साइन करा जाएगा, और साइन दोनों ही करेंगे, जिसका सैंपल लिया जा रहा है, जिसके यहाँ से जो ऑक्यूपायर है और जिसने सैंपल लिया है वो भी उसके ऊपर साइन करेगा, दोनों पर्सन साइन करेंगे और बिना किसी डिले के उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। अब लेबोरेटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, जब हम सेक्शन 12 देखेंगे उसके अंदर, तो वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट लेके आई जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें की गई हैं तो उसको आप कोर्ट के अंदर एज एविडेंस यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है कि आप जब सैंपल लेने गए तो वो जो पर्सन है वो अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर लेता है वहाँ से, जिसके यहाँ से ऑक्यूपायर के यहाँ से जहाँ से अपने सैंपल लेना है, या फिर जब आप लेने गए तो वो उसके ऊपर जो कंटेनर है उसके ऊपर साइन करने से मना कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप बिना उसके साइन लिए आप ये बात लिख दोगे कि उसने इस तरीके की बात मना कर दी, सिर्फ जो सैंपल लेने वाला है वो अपने साइन करके लेबोरेटरी में भेज देगा और फिर तब भी ये जो सैंपल के जो एनालिसिस आए होंगे, रिपोर्ट आई होगी, वो कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस यूज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। अब एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश की जाएंगी किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली जाएगी ऑफिशियल गजट के अंदर कि एस्टेब्लिश की जाए एक या एक से ज़्यादा एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़, या फिर कोई भी जो पहले से बनी हुई लेबोरेटरीज़ है उनको रिकॉग्निशन मिलेगी कि वो एनवायरमेंट लेबोरेटरीज़ की तरह पे जो भी उनके फंक्शंस हैं उनको एज अ यूज़ किया जाए, और इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के रूल्स बना सकती हैं कि क्या क्या फंक्शंस होंगे इस लेबोरेटरी के, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कि यहाँ पे किस तरीके से सैंपल सबमिट होने हैं, वो किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसकी रिपोर्ट कैसे देंगे, उसकी फ़ीस कैसे पेबल होगी, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। उसके बाद गवर्नमेंट एनालिसिस की बात हो रही है कि the central government may by notification in official gazette appoint or recognize such person as think fit एंड हैविंग द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट बनाए जाएंगे, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होंगे उनके पास एक प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी, जो भी क्वालिफिकेशन बताई जाएगी। अगर उन पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशंस होगी तो उनको अपॉइंट किया जाएगा किस तौर पर, गवर्नमेंट एनालिस्ट के फॉर्म पर, जो कि उन एयर, वाटर, सॉइल जो भी सब्सटेंस है उनको एनालाइज करेंगे एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ के अंदर अंडर सेक्शन 12। तो वहाँ पे ये काम होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी, अब जो ये गवर्नमेंट एनालिस्ट बनाएंगे तो ये क्या करेंगे कि जो एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट साइंड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट, की वो जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो डॉक्यूमेंट होगा वो साइन किया जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा, और वो एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर इस एक्ट के हिसाब से, कहीं कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, जहाँ पर भी केस चलेगा। अब अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है इन प्रोविजंस को तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी कितनी बताई है, तो अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है तो उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगी 5 ईयर्स तक की, जो कि 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है, और दोनों भी लग सकते हैं उसके ऊपर। और अगर वो मान लो इस तरीके के अभी भी करने के बाद, इस तरीके की चीज़ करने के बाद अभी भी उसको कंटिन्यू करता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है जब उसने ये कॉन्ट्रवेंशन की और कंटिन्यू कर रहा है उसको। और मान लो उसने एक बार ये की, उसने सज़ा भी ले ली, पूरी सब कुछ हो गया, उसके बाद दोबारा से वो उस तरीके की चीज़ करता है तो वहाँ पे उसको फिर से उसके अंदर सज़ा मिलेगी। और यहाँ पे बता रहा है कि अगर जैसे मान लो कि जब इसने कॉन्ट्रवेंशन की और 1 साल बीत गया उसको कंटिन्यूसली वो कॉन्ट्रवेंशन करते हुए, तो वहाँ पे उसकी जो इम्प्रिजमेंट की टर्म है वो 7 साल तक की हो जाएगी, 5 साल से बढ़कर। अब मान लो यहाँ पे इस तरीके के कोई ऑफेंसेस कंपनी करती है, तो ऐसे केस के अंदर जो भी कंपनी अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को तो आप पेनल्टी या सज़ा दे नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए उनको ये सज़ा दी जाएगी, चाहे वो डायरेक्टर हो, कोई भी ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो कंपनी का, तो उनको ये सज़ा दी जाएगी। अब मान लो कि अगर जैसे ये डायरेक्टर के ऊपर ये लगता है कि इसने इस तरीके का ऑफेंस किया, अगर ये प्रूव कर देता है कि ये मेरे बिना नॉलेज के ऑफेंस किया गया था और मैंने सभी ड्यू डिलिजेंस ली थी इसको प्रिवेंट करने के लिए, तब भी ये हो गया, तो फिर इसको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। बाकी जो भी ऑफिसर इंचार्ज होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी सेक्रेटरी होंगे, जो भी डायरेक्टर्स होंगे, उनको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपनी के इस काम के लिए उनको सज़ा मिलेगी। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई पर्सन इस तरीके का ऑफेंस करता है तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको यहाँ पे सज़ा मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने आप में एक
नेचुरल पर्सन नहीं है, तो जो भी उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको सज़ा मिलेगी। इसके अलावा उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑफिसर्स इसके लिए लाइबल होंगे, जिन्होंने ये ऑफेंस करवाया है, तो उनको ये सज़ा मिलेगी। और सेम चीज़ जैसे कंपनी में होती है, मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी या किसी ऑफिसर को नॉलेज नहीं थी या उसने पूरी ड्यू डिलिजेंस ली थी कि इस तरीके का ऑफेंस ना हो, तो फिर उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजंस आ जाते हैं, प्रोटेक्शन एक्शन इन गुड फेथ की। यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी अगर उन्होंने कोई भी एक्शन इस एक्ट के अंदर गुड फेथ में लिया है। तो कॉग्निजेंस ऑफेंस कैसे होगी कि कोई भी कोर्ट जो है इसको कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा, उसके लिए क्या चीज़ें करनी होंगी, कंप्लेंट करनी होगी। अगर इसका कॉग्निजेंस लेना है तो कंप्लेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या उसकी कोई अथॉरिटी करेगी या ऑफिसर करेगी या फिर कोई और पर्सन करेगा। लेकिन उस पर्सन, अब मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो वहाँ पर उसको कम से कम 60 डेज़ का नोटिस देना होगा जिस भी एंटिटी के अगेंस्ट या जिसके भी अगेंस्ट वो ये कंप्लेंट कर रहा है। और अगर वो 60 डेज़ के अंदर वो जो चीज़ें अगर वो कंप्लाई कर लेता तो फिर वो कंप्लेंट करने की ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज 60 डेज़ के बाद फिर यहाँ पे कॉग्निजेंस ली जाएगी कोर्ट के द्वारा, जब ये कोर्ट में कंप्लेंट करेगा तो। फिर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी इसके रिलेशन में इन्फॉर्मेशन होंगी, रिटर्न्स होंगी, रिपोर्ट जो होंगी, वो बताएगी कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ें एक एक पीरियड ऑफ टाइम पे उनको दी जानी चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, अथॉरिटी को बोला है, ऑफिसर को बोला है, तो वो सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। और ये जितने भी ऑफिसर्स बनाए गए सेक्शन 3 के अंदर, अथॉरिटी बनाई गई, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, तो ये सारे अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। फिर बार ऑफ जुरिडिक्शन बता रहा है कि कोई भी सिविल कोर्ट जो है उसके पास जुरिडिक्शन नहीं होगी कि वो एंटरटेन करे कोई भी सूट या प्रोसीडिंग, अगर कोई भी चीज़ की गई है या कोई भी एक्शन लिया गया है या कोई भी डायरेक्शन इशू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगी। फिर पावर टू डेलीगेट की बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के डेलीगेट कर सकती हैं जो भी चीज़ें उनको ठीक लगती हैं, उनको अपने ऑफिसर्स को, अथॉरिटीज़ को रूल्स बनाना, ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा डेलीगेट की जा सकती है। इफेक्ट ऑफ अदर लॉज, पावर टू मेक रूल्स, तो इफेक्ट ऑफ अदर लॉज सिंपल सी चीज़ है, इसको आप रीड कर सकते हो। पावर टू मेक रूल्स के अंदर बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी हैं, जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं और उनको ऑफिशियल गजट में निकाल के, नोटिफिकेशन निकाल के अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। और एक आखिरी चीज़ सेक्शन 26 में बताई गई है कि कोई भी रूल्स अगर यहाँ पे बनाए जाएंगे तो वो रूल्स पहले जो हाउस है, हमारा पार्लियामेंट है, उनमें किसी भी हाउस के सामने वो रखे जाएंगे। फिर रखने के बाद जब वो सेशन के अंदर होगा हाउस, फिर वहाँ से वो पास करवाए जाएंगे, एग्री करवाए जाएंगे। अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन करवाई जाएगी उन हाउसेज ने जो भी बोली होगी, और फिर वो हमारे नोटिफिकेशन में निकाल दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी गई है। आई होप आपको ये एक्ट समझ आया हो, उसके अंदर आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको जुडिशरी की क्लासेज ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।